देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। हम अभी अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। तो वायरल वीडियो को लेकर घिरे पंजाब के सीएम भगवंत मान, फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने को लेकर भाजपा हमलावर, लगाया सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की पेशी आज। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में लापरवाही पर ताबड़तोड़ एक्शन, 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों, रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान जारी। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। डीएमआरसी ने शुरू किए नए कॉरिडोर का निर्माण। प्रमुख सरकारी कार्यालय जुड़ेंगे सीधे मेट्रो नेटवर्क से। अमेरिका ईरान परमाणु जांच और जब्त संपत्ति पर फिर आमने सामने, ट्रंप के दावों का तेहरान ने किया खंडन। आईएईए निरीक्षकों पर सहमति से ईरान का साफ इनकार। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। और अब विस्तार से देख लेते हैं समाचार। कथित वायरल वीडियो विवाद में भगवंत मान और घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों, अरुण महेंद्र और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार कराने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, लैपटॉप सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेअदबी से जुड़े कथित वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भगवंत मान का गुनाह माफ करने लायक नहीं है और अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को सिख समुदाय से बाहर कर दिया है। सिरसा ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान से जुड़े वायरल वीडियो विवाद में कार्रवाई पर गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ चल रही है। जांच में जो भी और जानकारी सामने आएगी उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ चर्चा और पुष्टि की जाएगी। चल रही है जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि एनआईए में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहोक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है। अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी, सामने रिवील होगी तो उस पर भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारा के बाहर लगाए गए इन पोस्टर्स में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई गाँवों में मुख्यमंत्री के फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो मान के खिलाफ शुरू हो गई है पोस्टर वॉर। कई गांवों में गुरुद्वारों के बाहर पोस्टर लगे हैं और पोस्टरों में सिख संगत से अपील भी की गई है। तो लगातार घिरते जा रहे हैं मान, और ये जो पोस्टर वार है ये दिखाती है मुख्यमंत्री मान का बहिष्कार करने की जो अपील की गई है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं और गुरमीत भी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं मान। पर ये मुद्दा उठाया है, इसमें हम कह सकते हैं कि इस मसले पर अब भगवंत मान पूरी तरीके से फंस गए हैं और भाजपा ने बड़े मुद्दे के तौर पर उनसे इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब एक नई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, क्या कुछ कहना है भाजपा का ऋषि? भारतीय जनता पार्टी अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। रमा, हम उसको एक बार देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, गुरमीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत, किस तरह से वहां पर लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो सभी तमाम तरह के गांव हैं उनमें भी एक विरोध प्रदर्शन जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। पोस्टर जो हैं वो फाड़े जा रहे हैं, जो फ्लैक्स कार्ड हैं वो भी फाड़ दिए गए हैं। किस तरह का माहौल वहां पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर रमा ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर लोगों में बड़ा रोष भी देखने को मिल रहा है। बठिंडा के बारे में जिस तरह से अभी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंडी कला गांव है जहां पर भगवंत मान के और सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के भ्रष्टाचार, उसकी लैंड लूट आपके सामने और देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। The facts that we will present in front of you will expose the impropriety and corruption of the Congress leadership. दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्म पत्नी भी है। सो दिस ट्रस्ट, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, इसमें प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर है कर्नाटका सरकार में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। मैं आपके सामने एक नहीं मल्टीपल केसेस ऑफ करप्शन रखूंगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया और अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए गरीब की जमीन को हड़पा और अलग अलग जमीन पर लैंड लूट करने का प्रयास किया। तो ये ट्रस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद के फैमिली का ट्रस्ट है,
जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक मेंबर है और उनके साथ उनके बेटे जो इस वक्त कर्नाटका सरकार के अंदर मंत्री हैं वो खुद मेंबर है। पहला केस लैंड लूट का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट को KIAD कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने वर्ष 2024 में, तो वर्ष 2024 में कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष थे और अभी भी हैं, और प्रियांक खड़गे मंत्री थे। इस ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि KIAD ने दी थी, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 2024 में दी थी, और जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो कहा गया था कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस में। दोस्तों, अब इस 5 एकड़ भूमि का मार्केट रेट 100 करोड़ का है। अब ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने इसके पहले कोई भी काम ना एरोस्पेस में किया है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस या डिफेंस में किया है। तो सवाल यह उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर है, उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया जो कांग्रेस अध्यक्ष का ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट ने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की। तो सवाल यह उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके, क्या प्रियांक खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया? याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरेंडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा। अब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 13(1)(a) 13(1)(b) क्या कहता है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर इंटेंशनली अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, दैट माइट बी मॉनेटरी बेनिफिट, that might be accumulation of assets, ये एक cognizable crime है। This is a crime under the Prevention of Corruption Act, section 13(1)(a), section 13(1)(b). तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, खड़गे जी, आप तो एक राजनेता है, आपका ये प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट जो है, इसने ऐसा कौन सा पास्ट में काम किया जो एरोस्पेस और रिसर्च की भूमि को आपके प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई? अब ये इकलौता मामला नहीं है, मैं एक और आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लैंड ग्रैब का मामला रखना चाहता हूं। ये वापस से ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट का नाम सेम ट्रस्ट है, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे दोनों मेंबर्स हैं। इस ट्रस्ट ने बैंगलोर के पास की जो भूमि मैंने आपको बताया 5 एकड़ की, इसके बाद में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 19 एकर्स ऑफ लैंड, अगेन 2016 में जब कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये 19 एकर्स ऑफ लैंड सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पाली लैंग्वेज के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा। तो ये अजीब को गरीब ट्रस्ट है जो बैंगलोर के अंदर कहता है कि वो एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा और इंडस्ट्रियल भूमि को अपनी प्राइवेट भूमि बना लेता है।
और गुलबर्गा में कहता है कि पाली लैंग्वेज का रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा, और 19 एकर्स ऑफ लैंड कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार खरगे जी के प्राइवेट ट्रस्ट को दे देती है। मतलब 19 एकर्स ऑफ पब्लिक लैंड moves and becomes the private land of a trust which is owned by, which has members of Mr. Kharge's family including Mallikarjun Kharge। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्विड प्रो को करते हुए, अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए गुलबर्गा का ये 19 एकड़ ऑफ लैंड को अपने अंडर जब्त किया? अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले इस लैंड को एक परमानेंट लीज के लिए नहीं, 30 साल के लीज के लिए दिया गया था, और फिर इमीडिएटली इसको एक परमानेंट लीज में कन्वर्ट कर दिया गया जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फैमिली को चला गया। मतलब एक पब्लिक लैंड जो पहले पब्लिक स्टेक होल्डर्स का था, विच बिलोंग्ड टू द गवर्नमेंट, परमानेंटली मल्लिकार्जुन खड़गे के प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया गया। यह सेकेंड एक्ट ऑफ लैंड लूट है। अब इस वक्त 2018 के अंदर एक सीएजी की रिपोर्ट आई, और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि दिस लैंड ट्रांसफर डज नॉट बेनिफिट द गवर्नमेंट, इट बेनिफिट्स द ट्रस्ट। अर्थात ये जो सीएजी ने उस वक्त कहा कि जो सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, खड़गे जी को ट्रस्ट को जो ये लैंड दिया जा रहा है, इससे जनता का कोई भलाई नहीं होने वाली है, इससे ट्रस्ट की भलाई होगी। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। द वर्ड्स दैट द सीएजी यूज्ड कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और प्रियांक खड़गे ने, जो उस वक्त भी मंत्री थे, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बेंगलोर के पास में 100 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड को प्राइवेट, अपना खुद के घर का लैंड कन्वर्ट कर दिया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 19 एकड़ लैंड जो पब्लिक लैंड था, ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से इसको भी प्राइवेट लैंड, अपने खुद के घर का लैंड कन्वर्ट कर दिया। और इसमें सीएजी ने फ्लैग भी किया कि ये करना इम्प्रॉपर होगा। उसके बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने ये एक्ट ऑफ करप्शन कमिट किया। द प्राइम एक्यूज्ड ऑफ आवर एलिगेशन इज मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। सोचिए, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे गरीब और दलित की भूमि को हड़पते हुए अपने परिवार की भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं। शायद परिवार, गांधी वाड्रा परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ सीखा तो राजनीति नहीं सीखी, ये सीखा कि जमीनों पे कब्जा कैसा करा जाए। जो रॉबर्ट वाड्रा, जो गांधी वाड्रा परिवार के जीजाजी है, वो जैसे जमीनों पे कब्जा करते हैं, ठीक वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने बेटे के साथ में अलग अलग जमीनों पर कर्नाटका में कब्जा करना सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट से शुरू कर दिया। ये सिर्फ दूसरा ही मामला नहीं है, मैं आपके सामने एक और मामला रखना चाहता हूं। अब इसमें ये ट्रस्ट ने बड़ा विचित्र काम किया। ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने एक फेक सेलर को तैयार किया 2011 में, जिसमें 7.18 एकर्स ऑफ लैंड गुलबर्गा सिटी के अंदर एक कस्तूरी बाई के नाम से वो एक सेलर को लाया गया। एक फिक्टिशियस सेलर है, जो कौन है किसी को नहीं पता। तो सोचिए, 7 एकड़ का पब्लिक लैंड, कोई एक कस्तूरी बाई को प्रेजेंट किया जाता है सेलर, और वो कस्तूरी बाई कहती है कि ये मेरा 7 एकड़ का लैंड मैं सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट को देना चाहती हूं, और वो परमानेंटली लैंड गुलबर्गा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के प्राइवेट ट्रस्ट को चला गया। अभी तक कस्तूरी बाई कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। सो व्हाट मिस्टर खड़गे डिड एज थर्ड मॉडस ऑपरेंडी ऑफ करप्शन, इसकी उन्होंने एक फिक्टिशियस सेलर को तैयार किया। यहां पे है कांग्रेस की सरकार, उसने परमानेंट लैंड को ट्रांसफर मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया। 5 एकड़ लैंड जिसकी कीमत 100 करोड़ बेंगलोर में खड़गे जी के प्राइवेट ट्रस्ट ने हड़पा। इसके साथ में 19 एकड़ ऑफ लैंड जो गुलबर्गा के अंदर मल्लिकार्जुन जी के प्राइवेट ट्रस्ट ने हड़पा, और इसके साथ में
मैंने आपको 7 एकड़ के लैंड की बात करी जिसमें एक फिक्टिशियस बेनिफिशियरी को तैयार किया गया, सेलर को तैयार किया गया और उसके माध्यम से लैंड लूट हुई। सो कांग्रेस के अध्यक्ष एक लैंड लूट में उनका ट्रस्ट कर्नाटका के अंदर लगा हुआ है। एक और आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। तो आप इन सभी एग्जाम्पल से ये देख रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे का काम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या कर्नाटक के मंत्री का नहीं है, ये दोनों का काम है। सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट जो इनका प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट है, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, इसके माध्यम से गरीबों की, दलितों की इंडस्ट्रियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड की भूमि को हड़पो और अपने फैमिली के, अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाओ। दिस इज अ प्योर केस, a direct case of corruption under Prevention of Corruption Act. This also violates, ये भी वायलेट करता है कि अगर आप बीएनएस की धारा 314, 316, 336 का भी उल्लंघन है और ये एक्ट ऑफ करप्शन मल्लिकार्जुन खड़गे का है। तो ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि खड़गे जी, इतना पैसा लैंड के माध्यम से कर्नाटक की जनता का क्यों लूटा? क्या प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में किस पर दबाव बनाया जिससे इंडस्ट्रियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम पे कर दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किस पे दबाव बनाया जिसके तहत जो जनता का लैंड था, जो गरीब किसान का लैंड था, जो इंडस्ट्रियल लैंड था, उसको एक प्राइवेट ट्रस्ट के नाम से कर दिया जो उनका खुद का है? और ये अजीबोगरीब ट्रस्ट है। कभी पाली लैंग्वेज के नाम पे ट्रस्ट पैसा लैंड का ले लेता है, कभी इंडस्ट्रियल लैंड के नाम पे पैसा लैंड का ले लेता है, कभी रिसर्च और ऑटो के नाम पे लैंड का पैसा ले लेता है। सो ये एक विचित्र ट्रस्ट है जो जहां उसको लैंड दिखता है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को जहां लैंड दिखता है वहां पे वो कब्जा कर लेते हैं और उन पे उस पे केसेस चल रहे हैं। ठीक वैसे ही ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट कर्नाटक में जहां उसको जमीन दिखती है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इन्फ्लुएंस के जरिए उस जमीन को हड़पने का काम करते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को देना होगा। एक और आपके सामने केस रखना चाहता हूं और ये केस 8125 स्क्वायर मीटर्स का लैंड है जो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी से सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने मांगा था। तब भी कांग्रेस की सरकार थी वर्ष 2010 में, और बीडीए पे, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे प्रेशर बनाया गया कि इस लैंड को खड़गे जी को दिया जाए। बीडीए नहीं माना, उसके बाद में उसका ट्रांसफर हुआ और फिर बाद में जाके वो लैंड को बनशंकरी में नियर बीटीएम लेआउट 4th स्टेज खड़गे जी को दे दिया गया, और ये तब दिया गया जब सिद्धारमैया पावर में थे। सो मेरा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियांक खड़गे से है। खड़गे जी, आप खुद जमीन के भ्रष्टाचार पे आप पे आरोप लग रहे हैं। सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट जिसके आप खुद मालिक हैं, जिसमें आप, आपके बेटे जो कर्नाटक के मंत्री हैं, खुद मौजूद है, आपने कैसे कर्नाटका के अंदर बैंगलोर का इंडस्ट्रियल लैंड केआईडीबी से अपने नाम पे करवा दिया? आपने कैसे पाली की रिसर्च के नाम पे गुलबर्गा के अंदर 19 एकड़ लैंड अपने प्राइवेट ट्रस्ट के नाम पे करा दिया? आपने कैसे बनशंकरी में बीटीएम स्टेज 4 के पास में लैंड अपने प्राइवेट ट्रस्ट के नाम पे करा दिया? आपने कैसे फिक्टिशियस लैंड की सेलर कस्तूरी बाई के माध्यम से पूरा का पूरा लैंड गुलबर्गा के आसपास का अपने प्राइवेट ट्रस्ट पे कन्वर्ट कर दिया? दिस फॉल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1)(a), 13(1)(b) और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा जमीन के माध्यम से भ्रष्टाचार, लैंड लूट, जमीन ग्रैबिंग, और इस पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए। और ये सिर्फ मेयर एलिगेशन नहीं है, ये मामला ऑलरेडी एमपी एमएलए कोर्ट में, दिस मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन दी ऑनरेबल कोर्ट, and the honorable court will be taking cognizance of this, and ये petitioner ने इस मामले को ऑलरेडी
कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भ्रष्टाचार को रखा है। सो व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग इज हार्ड एविडेंस। मैं अगर 24 घंटे के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने ये जमीन भ्रष्टाचार जो सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से किया है, अगर उस पर वो जवाब नहीं देते, अगर ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट जो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्राइवेट ट्रस्ट जिसके माध्यम से कर्नाटक में गरीब और किसान और इंडस्ट्री की भूमि को खड़गे जी ने अपनी प्राइवेट भूमि में कन्वर्ट किया, लूटा, अगर ये 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते, दिस विल बी एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। और हम कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार को कहना चाहते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई करते हैं? और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे एक इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहेंगे? याद करिए, जब मूडा स्कैम के अंदर सिद्धरमैया पे नोस कसी थी तो खुद एडमिशन ऑफ गिल्ट में आधा लैंड रिटर्न कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे's modus operandi is inspired from Robert Vadra and Rahul Gandhi's family। लैंड को लूटो, पब्लिक लैंड को प्राइवेट संपत्ति करो, भ्रष्टाचार करो। खड़गे जी को ये लैंड लूट पे जो उनके द्वारा इंजीनियर किया गया, उनके द्वारा सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट में डायरेक्ट किया गया, वो इसके कॉग्निजेंस में थे, इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कर्नाटक में ज़मीन घोटाले से संबंधित, और साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो ज़मीन घोटाला है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग तरीकों से अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड और तमाम तरह के जो रिसर्च से संबंधित भूमि है उस पर ट्रस्ट के माध्यम से कब्जा किया गया है। और इस पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला इसे बताते हुए कई बड़े सवाल कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने उठाए हैं और कई बड़े सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से भी किए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण का एक बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच की जा रही है। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कानपुर के सबसे बड़े शैक्षणिक हब काकादेव में ही 30 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया है, जहां भवनों के बेसमेंट की पार्किंग में अवैध रूप से बच्चों के क्लासरूम संचालित किए जा रहे थे और फायर एनओसी भी वैध नहीं पाई गई। वहीं प्रयागराज में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 97 पंजीकृत संस्थानों में से केवल 15 के पास वैध एनओसी थी, जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइन स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को भी सील कर दिया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों में जांच तेज हो गई है। फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट और भवन सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी पर एक्शन जो है वो लगातार लिया जा रहा है और फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त कदम, हर जनपद में विशेष टीम जांच कर रही है।
इसी क्रम में गोरखपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायर विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई। भवन में आपातकालीन निकासी के लिए केवल एक सीढ़ी मिली, जबकि फायर अलार्म और अग्निशमन व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप कार्य करती नहीं पाई गई। इस जांच में ये भी सामने आया कि कोचिंग सेंटर आवासीय भवन में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में फायर विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष राय ने बताया कि कई कोचिंग संस्थानों में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद गोरखपुर में सभी कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और एडमिशन सेंटर में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मेनली फोकस हो रहा है कि इसमें एग्जिट क्लियर हो ताकि सारे लोग सबसे पहले इजीली इवैक्यूएट हो जाएं। उसके बाद फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि फायर उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं और इसके लिए कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उसको अतिशीघ्र उसको जो है पूर्ण करें। मुरादाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। मुरादाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अस्पतालों, होटलों, कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में चेताया कि जिले के हर संस्थान में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। यदि किसी भी संस्थान में नियमों की अनदेखी या कमी पाई गई तो उसके खिलाफ बेहद सख्त और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए डीएम ने बताया कि बैठक में फायर सेफ्टी, प्राकृतिक आपदाओं और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। सभी संस्थानों के लिए फायर एनओसी, नियमों का पालन और एंट्री एग्जिट के साथ बिल्डिंग प्लान को दीवार पर चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 दिन पहले भी एक बैठक की गई थी आपदा से संबंधित, और आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, वीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है। और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है। वहीं लखनऊ आग हादसे पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया हो तो ताजे नौबत नहीं आती। दुखद घटना है, घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं लोग, कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरे ज़िले में जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से जो फायर ऑडिट है वो सुनिश्चित किया जा रहा है और तमाम जो कोचिंग संस्थान बिना एनओसी के चल रहे हैं या अवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, किस तरह से उन पर एक्शन लिया गया है? जी, लगातार ये एक्शन जारी है। कल जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था प्रदेश में सभी जनपदों को कि हर जगह एक टीम बनाई जाए, उस टीम में फायर विभाग के लोग रहेंगे, बिजली के लोग रहेंगे, प्राधिकरण के लोग रहेंगे और जिला प्रशासन की टीम रहेगी और पुलिस की टीम रहेगी। विभागीय सामंजस्य के द्वारा ये टीम बनाकर कोचिंग संस्थान हो या कोई भी व्यावसायिक सेंटर हो, उनकी सुरक्षा की चीजें देखी जाएं कि मानक के तय अनुसार हैं या नहीं। वह भवन जो बने हुए हैं जहां पर ये संचालित हो रहे हैं उनके नक्शे किस तरीके के हैं, वो उनमें अगर कई जगह देखा गया कि बेसमेंट
जहां पर पार्किंग के लिए अनुमति थी वहां पर कोचिंग क्लास चल रहे हैं। और अभी अभी राजधानी लखनऊ में एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें एलडीए की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम यहां मौजूद रही। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये ग्रेविटी क्लासेस है, यहाँ पर का प्रतिष्ठित संस्थान है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर यहाँ पर वो नक्शा नहीं दिखाई पाई और इसको सील कर दिया गया है। इस पर एलडीए ने इसे सील कर दिया है। और यहाँ पर एलन कोचिंग, आकाश कोचिंग, मोशन कोचिंग, उन सभी जगहों पर भी छापेमारी की गई थी और उनको शाम को 3 बजे तक का समय दिया गया है। और 3 बजे तक अगर वो पूरे दस्तावेज नहीं दिखा देते हैं तो उनको भी सील कर दिया जाएगा। ये पूरे राजधानी लखनऊ में जगह जगह यह कार्रवाई हो रही है। वही वाराणसी से खबर आई है, अभी सुबह तक वहां पर 15 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है और कल कानपुर में 30 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया था। तो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बिजनौर से प्रयागराज तक हर जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न हो, वो सबसे पहले है, सुरक्षा की गारंटी हो। वहां पर फायर सेफ्टी के पूरे मानक वो होने चाहिए। साथ साथ जो बिल्डिंग जिस रूप में प्रस्तावित की गई थी, जो पास किया गया था प्राधिकरण के द्वारा, जो नक्शा पास है, उसी के आधार पर वही चीज वहां पर संचालित हो, न कि आवासीय सेंटर पर, आवासीय जो बिल्डिंग स्वीकृत हुई है वहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या अन्य प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं, कड़ाई से उनका पालन करने के लिए अब अधिकारियों ने कमर कस ली है। हालांकि सवाल उठते हैं कि इससे पहले क्यों नहीं था। निश्चित रूप से लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अब प्रशासन जागा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं वो धरातल पर लागू हो रहे हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं विकास, और इसी संदर्भ में क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है, बेहद संवेदनशील मामला है, बेहद गंभीर चिंताएं हैं इससे जुड़ी हुई। और अभी एक बयान भी आया है यूपी कैबिनेट के मंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारें जो हैं इसके लिए गंभीर रूप से जिम्मेदार हैं। क्या कुछ उनके कहने का आशय है? किस तरह का एक आदेश था जो वापस लिया गया था? क्या कुछ उसमें कहा गया था? और क्या उसके वापस लेने से इतनी बड़ी संख्या में ये जो अवैध, इसे कहा जाएगा अवैध तरीके से जो ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे अवैधानिक तरीके से, उसको, उस परिपाटी को बल दिया गया? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि जो अलीगंज में जिस कोचिंग संस्थान में वहां पर आग का हादसा होता है, जिसमें 15 जिंदगियां नहीं रहती हैं, 15 युवा लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में थी, और वो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इतनी प्रचंड आग थी वहां पर। इसके बाद वहां पर जब पता चलता है उस बिल्डिंग के बारे में, तो इस बिल्डिंग को 2016 में नोटिस जारी किया गया था इसके ध्वस्तीकरण के लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से। लेकिन क्या होता है, ऐसे 2 महीनों में वो नोटिस कैंसिल हो जाती है और तब से लेकर लगातार वहां पर संस्थान चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय जो जिन लोगों ने उसके नक्शा पास करने की जो कार्रवाई की थी, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। उसकी जांच चल रही है। उन तमाम सारे जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने उसको कमर्शियल सेंटर घोषित किया था, उन लोगों पर कड़ाई से एक एक्शन लिया जाएगा। और ये एक बड़ा कारण था कि जब देखा गया, उसकी जांच की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले के लिए एसआईटी टीम बनाई है। कल वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी उस घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन अब जरूरी है कि जमीन पर, धरातल पर ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पहले से कमर कसी जाए, फिर कोई मां अपना लाल न खोए लापरवाही के कारण। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी कोई प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, सिक्योरिटी के सारे फीचर पूरे होने चाहिए, सारे मानक तय होने चाहिए, चाहे वह बिजली विभाग की तरफ से हो, चाहे वह प्राधिकरण की तरफ से हो, चाहे वह अग्निशमन विभाग की तरफ से हो। वह सारी चीजें वहां पर धरातल पर जब सही रहेंगी, क्योंकि जब चीजें सही रहती हैं तो सुरक्षा की गारंटी ज्यादा होती है, दुर्घटना होने की संभावना न के बराबर होती है। जी रमा। बिल्कुल विकास, यही आपसे समझना चाहेंगे कि अब तक कितने इस तरह के जो सेंटर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और किस तरह से ये पूरी जांच चल रही है कि कोई भी ऐसा एक सिंगल सेंटर भी जो है वो छोड़ा ना जा सके जहां पर इस तरह की अभी तक अवैधानिक तरीके से पढ़ाई होती रही है, या इस तरह से जो जान का खतरा छात्रों के ऊपर मंडरा रहा है, वहां पर जो है अब आगे से इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए। किस तरह से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है? कौन से अधिकारियों की टीम बनाई गई है और कहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर पकड़े जा रहे हैं?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया है उसमें प्राधिकरण का एक अधिकारी होगा, उनकी टीम होगी, अग्निशमन विभाग के उसमें लोग होंगे, उसमें जिला प्रशासन की टीम रहेगी और उसमें पुलिस की टीम रहेगी और साथ साथ उसमें बिजली विभाग की टीम रहेगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई ऐसे घने इलाके रहते हैं जहां पर ऐसे संस्थान चलाए जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या प्रशिक्षण संस्थान हो, तो तारों का मकड़ जाल काफी ज्यादा होता है, उससे भी वहां स्पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अब बिजली का लोड, कितना लोड ले रखा है और कितना लोड संचालित है, ये भी एक बड़ा कारण होता है शॉर्ट सर्किट होने का। तो तमाम सारी सिक्योरिटी फीचर हैं। इसके साथ साथ जो जहां पर प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, वहां आग बुझाने के क्या कुछ उपकरण मौजूद हैं, वहां पर छत की लंबाई कितनी है, कितने आकार में जो है वहां पर भवन बने हुए हैं, जो भी प्राधिकरण के नियम संगत चीजें हैं, अगर वह पालन नहीं हो रही हैं, बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं। जहां भी जिन भी प्रशिक्षण संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं उनको तत्काल रूप से सील करने के आदेश दिए गए हैं। तो इसी को देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में ये टीमें तैयार हो गई हैं और कल देर शाम से ही ये छापेमारी चल रही है और 150 से ज्यादा संस्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अभी शुरुआत है इसकी। अभी ये देखेंगे कि कोई भी संस्थान ऐसा नहीं रहेगा जहां पर अवैध तरीके से उसका संचालन हो रहा होगा। ये सुनिश्चित करने की गारंटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और निर्देश दिया है कि कड़ाई से इसका पालन किया जाए। ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार से आप जो है कह रहे हैं गलत तरीके से आप कोचिंग का संचालन करेंगे और बच्चों की जान खतरे में डालेंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने तय कर लिया है। बिल्कुल विकास, ये देखने में आता है कि बड़े हर जगह ही कमोवेश ये देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर जो आवासीय जगह हैं वहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। भ्रष्टाचार का कितना बड़ा ये मामला बनता है, किस तरह से इसकी भी पहचान अब की जा रही है? जी बिल्कुल, एक सामान्य रूप से प्रक्रिया रहती है कि आवासीय प्लाट लिए जाते हैं जो कि सस्ते होते हैं, वहां पर घर बनाए जाते हैं, फिर घर बाद में बेच दिए जाते हैं, वहां पर व्यवसायिक संस्थान चलाए जाते हैं, किराए पे दे दिए जाते हैं और लोग अपने वहां पर जितना एरिया होता है, अगर जो 2000 स्क्वायर फीट हो, 5000 स्क्वायर फीट हो, तमाम सारे व्यवसायिक संस्थान ये चाहते हैं कि एक एक इंच पर हम निर्माण कराएं और उसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करें। ये एक परिपाटी चली आई है समाज में। लेकिन यही वहां पर भी देखा, अलीगंज कोचिंग संस्थान में वो भी आवासीय अलॉटमेंट था जिसका प्राधिकरण की तरफ से किया गया था, लेकिन वहां पर पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं थी, बेसमेंट पे भी वहां पर काम चल रहा था। तो ऐसी तमाम सारी जगह होती है। विकास, वो जो है वो एक बड़ा सवाल आता है। वही कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उसी के अंदर आता है और उसी पर राजभर जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि जो पिछली सरकार थी वो इसके लिए काफी कुछ जिम्मेदार है, उसे किस तरह से बताना चाहेंगे? क्या कुछ उनके कहने का आशय है? देखिए, उनका कहने का अर्थ साफ था कि अगर 2016 में वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती, अगर उस टाइम सरकार चेतती और उस टाइम एलडीए के अधिकारी अपना काम ईमानदारी के साथ करते तो शायद ये 15 जिंदगियां ना जाती। और साफ साफ कहना था उनका कि वहां पर किस तरीके से अफसरों ने समझौता किया और वो क्या परिस्थितियां रही होंगी वो एक जांच का विषय है। क्योंकि एसआईटी की टीम बनाई गई है, वो सभी प्रकरणों में जांच करेगी। और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि कई लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की जांच की जा रही है और वो सब दोषी पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना तय है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। डीएमआरसी ने करीब 9.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर आज डीएमआरसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बटन दबाकर करीब 2.5 सालों में पूरी होने वाली इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की। ये परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत विकसित की जा रही है। इस पूरी तरह भूमिगत कॉरिडोर में 9 स्टेशन होंगे। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल है। डीएमआरसी के मुताबिक ये नया कॉरिडोर मेजेंटा लाइन को आर के आश्रम मार्ग तक बढ़ाएगा।
इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय को येलो, वायलेट तथा मैजेंटा लाइन के ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। दिल्ली की तकरीबन 416 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन में ये नया आयाम जुड़ने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां ट्रेन लाइन मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। आर.के. आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर बीच में शिवाजी पार्क स्टेडियम जो है उसका स्टेशन आएगा। ये पूरा लूप बनेगा और इसके अंदर लाखों जो हमारे इस लाइन पर जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होने वाला है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जाने वाले यात्रियों के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दूतावास ने अगले नोटिस तक भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी ईरान यात्रा न करने की सलाह दी है। किसी भी कारण से यात्रा टालना संभव न हो तो जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सावधानी बरतने, हर समय सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जा रहे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय दूतावास के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराएं। हर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने को कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रूप अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता तो वे ईरान के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर देंगे। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि निरीक्षण को लेकर ईरान ने सिद्धांततः सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निरीक्षण संबंधी आश्वासन प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो वो वार्ता तत्काल रद्द कर देते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उचित समय पर IAEA निरीक्षक ईरान में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना बनी हुई है। वहीं तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस बुलाने या परमाणु स्थलों के निरीक्षण की अनुमति देने पर कोई सहमति नहीं दी है। दोनों देशों के बीच विदेशों में जमी ईरानी संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर भी मतभेद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इन निधियों का उपयोग खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति खरीदने के लिए किया जाएगा, जबकि जिनेवा में ईरान के राजदूत अली बहरेनी ने कहा है कि इन धनराशियों के उपयोग का फैसला ईरान स्वयं करेगा। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है। अपने बेहतरीन खेल के दम पर रोनाल्डो ने पुर्तगाल को विश्व कप की पहली जीत दिलाई। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल भी किए। पुर्तगाल की टीम अब अपने अगले मुकाबले में कोलंबिया से भिड़ेगी। रोनाल्डो का करारा जवाब, आई एम बैक। उज्बेकिस्तान को 5-0 से धोया। कांगो के खिलाफ मुकाबले में आलोचकों के निशाने पर आए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि आखिर वो स्टार क्यों है। डेब्यूटेंट टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेल के सिर्फ 6 मिनट में जोआओ कैंसिलो के क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार हाफ वॉली के जरिए गोल कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ वो 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए, जबकि वो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। रोनाल्डो के विश्व कप मैच के गोल को देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहला गोल साल 2006 के विश्व कप में ईरान के खिलाफ किया। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने एकमात्र गोल दक्षिण कोरिया के खिलाफ किया, जबकि 2014 के विश्व कप में भी उनके द्वारा एक गोल किया गया जो कि घाना के खिलाफ आया। 2018 के विश्व कप में उन्होंने 4 गोल दागे,
जिसमें स्पेन के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल रही। 2022 विश्व कप में रोनाल्डो सिर्फ एक गोल कर पाए, जो कि घाना के खिलाफ आया, और अब 2026 वर्ल्ड कप में वो अब तक 2 गोल दाग चुके हैं। कुल मिलाकर नजरें अब रोनाल्डो पर और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि अब पुर्तगाल का सामना कोलंबिया से है, जो कि एक अच्छी विरोधी मानी जा सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अगर देखा जाए तो रोनाल्डो का जलवा कायम है और आई एम बैक के साथ उन्होंने ये दिखा दिया है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनकी चर्चा हो रही है उनके प्रदर्शन से? रमन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आखिरकार उन्होंने ये आई एम बैक बोला क्यों है। आई एम बैक उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि किस तरह से लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने वर्ल्ड कप के जो टोटल गोल हैं उनमें वो लीडिंग गोल स्कोरर हो गया 18 गोल के साथ। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से किलियन एम्बापे जो हैं वो लगातार, फ्रांस के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार गोल कर रहे थे। इसके अलावा नॉर्वे के जो अर्लिंग हालांड हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने गोल किया। इसके जवाब में जब पुर्तगाल का जो पहला मैच था कांगो के खिलाफ, वहां पे नजरें सारी थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बहुत अच्छा कमाल करेंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। लेकिन वहां पे मामला थोड़ा पुर्तगाल के समर्थन में नहीं गया और मुकाबला जो है वो 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें रोनाल्डो जो है गोल भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में बहुत सारे जो फुटबॉल के जो जानकार हैं या फुटबॉल पंडित जिन्हें कह सकते हैं, वो सवाल उठाने लगे कि आखिरकार रोनाल्डो जो कि 900 से ज्यादा गोल जिनके खाते में है, जिन्होंने 5 बार के बैलन ड'ओर खिताब उनको जीत चुके हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी का क्या फायदा जब वो अपनी टीम को ऐसे वर्ल्ड कप में आकर के जो है वो ना जीत दिला पाए, ना टीम की ओर से गोल कर पाए। तो इस तरह की जो बातें थी वो काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगी। और हम सब जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें किस तरह से हर जो कंपैरिजन है वो शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये बातें जो थी वो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को भी अच्छे तरीके से मालूम थी और जो पुर्तगाल टीम के जो कोच थे उनको भी मालूम था, जो कि रोबर्टो मार्टिनेज हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं रोनाल्डो पे भरोसा जताया और रोनाल्डो जो खुद कप्तान है पोर्चुगल के, उन्होंने पूरी टीम को एकजुट करके रखा। और उसके बाद हमने देखा कि जब कल उज्बेकिस्तान के खिलाफ रोनाल्डो एंड टीम जब उतरी तो वहां पर उन्होंने 5-0 से न केवल उज्बेकिस्तान को धोया, बल्कि रोनाल्डो की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, जब वो उन्होंने जो 2 गोल किए, हर गोल के साथ वो अपने आलोचकों को जवाब दे रहे थे कि देखिए आप अगर तुलना कर रहे हैं तो अब जब सही तरीके से जब कोई भी मैच आएगा, जब एक जो टीम है वो अपने गेम को सही तरीके से किस तरह से आगे ले जाती है, उसका बेहतरीन जो उदाहरण है वो इस तरह से दिया जा रहा है, उसका बेहतरीन जवाब जो है वो इस तरह से दिया जा रहा है। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलका और आखिरकार उन्होंने बाद में मैच के कहा कि आई एम बैक। लेकिन अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पोर्चुगल के लिए नॉकआउट का दरवाजा खुला नहीं है। वो दरवाजे पे हालांकि खड़े हुए हैं। अब अगला मुकाबला उनका जो है वो कोलंबिया से होना है। कोलंबिया जो कि टीम जो अगले दौर में पहुंच चुकी है, तो उसके लिए बहुत इजी है, इजी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो पोर्चुगल के सामने उतरेंगे। लेकिन पोर्चुगल के सामने एक चुनौती बड़ी रहेगी कि जो गेम उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दिखाया, जो टीम गेम के साथ वो आगे बढ़े, वही बिल्कुल उम्मीदें बढ़ गई हैं। गौरव, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।